जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्ज़ियों पर मबनी प्रोग्राम ज़ीएमसी पॉलिटिकल अपडेट। नाज़रीन, ये प्रोग्राम ज़ेडएमसी नेटवर्क के तावन से पेश किया जा रहा है और मैं हूं आपका होस्ट ज़ाहिद चौधरी। नाज़रीन, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन का ख्वाब देखा। फिर कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह और उनके रुफ़क़ा ने उस ख्वाब में हकीकत के रंग भरने के लिए जदोजहद शुरू की। कायद-ए-आज़म और उनके रुफ़क़ा की जदोजहद एक ऐसे पाकिस्तान के लिए थी जहां खुशहाली हो, अमन हो, अख़ुवत हो, मुसावात हो, जहां रंग, नस्ल और मजहब की तामीज़ किए बगैर हर शख्स जो पाकिस्तान का सिटीजन हो उसको मुसावी हकूक हासिल हो। हमने 72 साल का सफर तय कर लिया। इन तमाम अदवार में हमारे साथ माशाअल्लाह के अदवार भी रहे, सियासी हुकूमतें भी आईं। लेकिन क्या बात है, क्या वजूहात है कि वो मकासद जिनके लिए पाकिस्तान को बनाया गया था, पाकिस्तान का ख्वाब देखा गया था, यूं महसूस होता है कि वो मंजिल हमसे अभी कोसों दूर है। मुझे यूं लगता है कहीं ना कहीं तो कोई चीजें ऐसी हैं जो दुरुस्त समत में नहीं है, वगरना 72 ईयर्स कौमों की जिंदगी में कोई कम अरसा नहीं होता। कम से कम कौमें अपनी मंजिलों का तयन तो कर लेती हैं। पाकिस्तान के अंदर मौजूद सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम क्यों है और उनके जिम्मेदार कौन है, आज के जीएमसी पॉलिटिकल अपडेट में हम इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ जो है वो करवाए देता हूं। जनाब चौधरी तारक महमूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान पैट्रियोटिक फ्रंट यूके के चेयरमैन हैं और एक सच्चे पाकिस्तानी के नाते से उनके पहचान है। पाकिस्तान के लिए जिस तरह उनका दिल धड़कता है और पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो खराबियां हैं और उनकी वजूहात हैं, जिस तरह वो उनको उजागर करने के लिए काविशें हैं, हम उनकी काविशों को सलाम पेश करते हैं। तारक भाई, हम आपको जीएमसी पॉलिटिकल में पहली दफा खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ दूसरी हमारी जी, बहुत शुक्रिया तारक भाई। दूसरा हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं मिस सादिया अशरफ, जो कि शोबे के लिहाज से वकील हैं और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं। जो सोशल इश्यूज हैं, खासतौर पर पाकिस्तान के हवाले से उनके ऊपर इनकी गहरी गिरफ्त है। मिस सादिया अशरफ, आपको भी जीएमसी पॉलिटिकल अपडेट में खुश आमदीद कहता हूं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सर। जी, बहुत शुक्रिया जी। तारक भाई, जैसा कि आपसे शुरू करता हूं कि जैसा मैं अपने इंट्रोडक्शन में ये बता रहा था कि वो मंजिल जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा और जिसके हसूल के लिए कायद आजम और उनके रुफाका ने अनथक काविशें की, आप क्या समझते हैं कि हमने उस मंजिल का तयन कर लिया है? क्या हम दुरुस्त सिमत में गामजन हैं? क्या हम दुरुस्त सिमत में हमारा सफर जारी है? आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जी तारक भाई, क्या आप हेलो मुझे जी, सुन अस्सलाम सकते हैं? वालेकुम। सबसे पहले आपको और आपकी जितनी सुनने वालों को बहुत बहुत सलाम। मैं ये कहूंगा कि कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान का तो रख दिया था,
आपकी आवाज आ रही है? आपको आ रही है? जी जी आ रही है जी, आप कैरी आपको ऑन। आ रही है मेरी आवाज? जी आ जी रही जी है। आ रही। तो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है मेरे ख्याल में। हेलो जी, मैंने कहा सबसे पहले जी जी थैंक यू। मैं ये कह रहा हूँ आज़म अली ने पाकिस्तान का तो रख दिया है, उसकी बुनियाद वो स्ट्रॉ के बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं। जिस तरह आपको मालूम है कायदे आज़म के बाद हमारे यहाँ लीडरशिप का एक बहुत बड़ा गैप आया है जिसको ब्रिज नहीं कर सके, और उसके बाद मिलिट्री ने टेक ओवर किया, सही किया बुरा किया, अब उस पर मैं नहीं जाऊंगा, मगर जनरल अयूब खान के जमाने में पाकिस्तान में बड़ी तरक्कियां भी हुई हैं, और मैं जी समझता हूँ कि गलत भी हुआ है क्योंकि हमें मिलिट्री रूल्स नहीं चाहिए पाकिस्तान में जमहूरियत होनी चाहिए थी, और अगर साफ सुथरी जमहूरियत होती तो पाकिस्तान डेफिनेटली आगे जाता। और उसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो साहब आए, और वो भी एक बहुत अच्छे लीडर थे, मगर वहां पर भी कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट हुई हैं, और उसके बाद हमें पाकिस्तान में कोई लीडर नहीं मिला, और यही वजह है कि पाकिस्तान में करप्शन, हर काम में करप्शन करप्शन और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। जब से अयूब खान के बाद कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई, मतलब कवा काला है तो काला है, सफेद है तो सफेद है, लोगों ने उनको लूटा है दोनों हाथों से, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। और अब मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में पहली दफा कोई लीडर आया है, इमरान खान, राइट, जिससे बहुत से लोगों की उम्मीदें हैं कि इंशाल्लाह ये शख्स जो है ये पाकिस्तान को चेंज करेगा। और जिस तरह आप लोग देख रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी भी हो रही है, और जो क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने करप्शन की है, राइट, उनकी पकड़ दकड़ भी हो रही है, लोगों को जेलों में भी डाला जा रहा है। जिस तरह अब अकाउंटेबिलिटी हो रही है, पहले पाकिस्तान में कभी नहीं हुई, और उसकी वजह यही है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है रही पाकिस्तान में कभी भी, और वहां पर इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो भी हमारी करप्ट है, जुडिशरी भी करप्ट थी। अल्हम्दुलिल्लाह, यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक कि अब हमारा पाकिस्तान जिस डायरेक्शन पर चल पड़ा है, अब हमें कुछ उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया तारक भाई, मैं आपकी तरफ दोबारा वापस आता हूँ। मिस सादिया को हम शरीक गुफ्तगू करते हैं। मिस सादिया, जैसे आपने देखा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया, और तारक चौधरी साहब ने भी अपनी गुफ्तगू में बताया है कि पाकिस्तान में लीडरशिप का फुकदान रहा है, जिसकी वजह से वो मंजिल जो हम जिसका तयन हमने किया था, अभी हम उस मंजिल से बहुत दूर हैं। अब मुझे पहले तो ये बात मुझे मिस सादिया बताएं, जिस जमहूरियत का तारक भाई ने, क्या पाकिस्तान में जमहूरियत है? क्या विल्स के जरिए से, यानी वसीयत के जरिए से पार्टियों के ऊपर कब्जा करना, और फिर अगर किसी का बाप जो है वो पार्टी का सदर है तो वो सदारत उसको मुंतकिल हो जाना, और इसी तरीके से मुझे आप यू नेम इट देखें कि इस वक्त जो वली खान की लेगेसी है वो उसको उसका खानदान लेके चल रहा है, जो मौलाना फजलुर रहमान की लेगेसी है वो उसको उनके बेटे आगे लेके जा रहे हैं, जो नवाज शरीफ की लेगेसी है उसको नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज आगे लेके चलती रही है, जो कि भुट्टो की लेगेसी है उसको जो है वो आगे से अब बिलावल, और अब सुनने में आ रहा है कि जनाब आसफा उसको लेके आगे चलेगी। तो क्या यही डेमोक्रेसी है? हमने तो ये पढ़ा था कि डेमोक्रेसी जो है, और हम इस डेवलप कंट्रीज में रहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है इस गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। तो क्या ये अपने आबाओ अजदाद के नाम पे हम पे जब मुसल्लत हो जाते हैं तो क्या हम इसको डेमोक्रेसी कहेंगे? क्या ऐसी डेमोक्रेसी से पाकिस्तान के सियासी और माशी मसाइल हल हो सकते हैं? जी सादिया, आपकी इनटेक। जी अस्सलाम वालेकुम सारे सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैं तारिक चौधरी साहब की बातों को एंडोर्स करते हुए आगे आपके सवाल का जवाब दूंगी कि अनफॉर्चुनेटली आप लीडर की बात करते हैं, पाकिस्तान में सिवाय कायदे आज़म के कोई लीडर आज तक नहीं है। सारे बिजनेसमैन थे, सब लोगों के अपने अपने इंटरेस्ट थे। तो बीच बीच में यहाँ पे मिलिट्री ने इंटरवीन किया है, आई थिंक उस वजह से आज पाकिस्तान कायम है, क्योंकि अदरवाइज इन बिजनेसमैनों ने तो इस मुल्क को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
उनका सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपना एक एजेंडा बनाया हुआ था कि हम 5 साल के बाद बारियां लगी हुई थी, 5 साल के बाद आपने आना है तो आपने कितना कमाना है, 5 साल हमने रेस्ट करनी है, 5 साल के बाद फिर दोबारा आएंगे। वही उनकी टीम होती थी। ये वजीर खजाना है जिसने जो बजट है वो कौमी असेंबली में सिर्फ पढ़ना है आम आवाम के लिए, और जो पैसा है सारा वो उन्होंने अपने अकाउंट्स में बैरून मुल्क जो है उसको ट्रांसफर करना है। जिसका रिजल्ट ये हुआ, आपने देखा है कि मुल्क को बुरी तरह से नोचा गया है। ये अगर समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान अभी तक ये कैसे खड़ा है, क्योंकि ये जिनकी आपने बात की है, भुट्टो भुट्टो फैमिली हो गई, नवाज शरीफ, ये सारे अगर आप इनको देखें, इनका सारे का सारा इंटरेस्ट जो था वो बिजनेस में था। इवन इन्होंने जो फॉरेन पॉलिसी चलाई है वो भी इन्होंने अपने बिजनेस के इंटरेस्ट की बेस पे इन्होंने अपने लिंक्स बनाए हैं कंट्रीज के साथ। तो ये कहना कि मिलिट्री को अगर इंटरवीन ना करती तो शायद आज पाकिस्तान भी ना होता। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं तो ये कहूंगी कि इसकी बचाव में इनका बहुत बड़ा हाथ है आर्मड फोर्सेस। ना सादिया, सादिया और सॉरी टू इंटरप्ट जहाँ तक मुझे। जमहूरियत की बात है, हाँ सादिया, एक सवाल और ले ले कि देखें कि इसमें आप अवाम का कितना कसूर समझती हैं। अब देखें, हम इतनी कोविड की जो सख्तियां हैं और सारी जो मसाइल हैं और जो लूट मार है, इसके बावजूद अवाम का जलसों में जाना, आप अवाम को भी तो थोड़ा सा कसूरवार गिनवाए ना, कि अवाम का भी कसूर तो है ना। मैं ये कह रही हूँ कि अवाम तो इसमें ज़ाहिर है उनको इतना नो हो ही नहीं है कि जमहूरियत क्या है या हमारे लिए क्या बेहतर है, क्या हमारे लिए नुकसानदेह है। उनको ये एक बस रोटी के पीछे लगाया हुआ है। जब वो आते हैं थोड़ा बहुत इंसेंटिव उनको दे देते हैं और बाकी जो है वो सारा अपने ऊपर वो इन्वेस्ट करते हैं, तो लोगों को थोड़ी बहुत वो जो रोटी मिलती है उनको उसी में उन्होंने खपाया हुआ है कि आप इधर ही मसरूफ रहें ताकि उनकी तवज्जो उनके ऊपर ना आए। वो सारे अवाम में शऊर है ही नहीं, जरा भी शऊर नहीं, पढ़े लिखे लोगों में शऊर नहीं है। आप ये देखें कि ये जो नवाज जी शरीफ के सारे वो MNA MPAs हैं, अच्छे खासे क्वालिफाइड लोग हैं, क्या वो इस तरह की जो डिक्टेटरशिप है कि नस्ल दर नस्ल वो आगे चल रहे हैं, इनके क्या बैकग्राउंड थी सियासत में आने से पहले? ये क्या कोई जी लीडर थे या क्या था कि जिनके पीछे से अवाम जो है, और वो इवन वो भी सर झुका के हाथ बांध के, जो सारे MNAs MPAs हैं वो उनकी इतनी ताबेदारी कर रहे होते हैं, तो अफसोस होता है कि इन लोगों को क्या जरा भी शऊर नहीं है। तो मेन चीज ये है कि लोगों को ना तो अपने हकूक के बारे में इन्होंने आगाही होने दी है कि अगर ना इनको कुछ पता चले कि हम इनके लिए क्या है, वो लोग भी, मेरी नजर में लोग भी इनके राइट्स के लिए लड़ रहे होते हैं। वो अपने लिए आज जी। तक लोग निकले ही नहीं है। अगर सादिया, लोग सादिया निकले मैं अपने लिए तो आज ये हालात ऐसे ना हाँ होते। सादिया सॉरी, मैं आपकी तरफ आता हूं दोबारा, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हम तारक चौधरी साहब की तरफ जाते हैं। चौधरी साहब, हमने देखा है कि अब आपने जो पाकिस्तान के बचाव के लिए, पाकिस्तान को दुरुस्त उम्मत में डालने के लिए, आप पाकिस्तान पेट्रियाटिक फ्रंट जो यूके है उसने अब 100 से ज्यादा जो है वो एजिटेशंस किए हैं, प्रोटेस्ट किए हैं, और इसके पीछे जो सारा मकसद है वो आपकी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है। लेकिन हमने ये देखा है कि कुछ लोग आपकी इस सिंसियरिटी को जो है उसके ऊपर भी सवालिया निशान डालते हैं जब आप बिल्कुल। फौज के साथ खड़े होने की बात करते हैं। अब देखें, मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि क्या उस छोटी बच्ची के आंखों से निकलने वाले आंसुओं का जवाब है जो कि बाप शहीद होने वाले के लाशे से लिपट के ये कहती है कि बाबा उठो मुझसे बात करो? क्या इन हम्म। बेवकूफों के पास इन सवालों का जवाब है जो जो बुजुर्ग बाप है वो अपने जवान शहीद जो फौजी है उसके लाशे को कंधा देता है? क्या इनके पास उन बेवाओं को के सवालों के जवाबात हैं? क्या इनके पास उन माओं के सवालात के जवाब हैं जिन्होंने अपने बेटे, अपने शोहर इस धरती के ऊपर कुर्बान किए हैं? आज अगर हम चैन की नींद सोते हैं तो इन शुहदा की कुर्बानियों की वजह से सोचते हैं। आपके ऊपर यह कहा जाता है कि जी आपको, आप फंडेड हैं, आपको फौज वाले जो हैं या कोई इदारा जो है वो आपको पुश करता है। तो आज ये प्लेटफॉर्म ZMC पॉलिटिकल अपडेट का जो है वो आपके लिए हाजिर है कि आप इन जो नाकदीन हैं, ये जो सवाल उठा रहे हैं, इनको आप क्या जवाब देना चाहते हैं?
देखिए, मैंने लंदन में 120 प्रोटेस्ट किए हैं टोटल, 120। और जी आप यकीन करें, जब हम प्रोटेस्ट करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई बंदा आके हमें स्पॉन्सर करता है। अभी मेरा जो पिछला प्रोटेस्ट था मियां नवाज शरीफ के दफ्तर के बाहर, वो मुझे स्पॉन्सर किया था हमारे यहाँ इकबाल भट्ट साहब हैं, अल्लाह मियां उन्हें लंबी जिंदगी दे। उन्होंने मुझे कहा जी था कि तारिक भाई, आपका जितना भी खर्चा आएगा वो मैं दूंगा, और उन्होंने दिया। ठीक है। हम पर इल्जाम अक्सर लगते रहते हैं। मैंने 7 प्रोटेस्ट किए हैं पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर। ठीक है। जी 80 प्रोटेस्ट किए हैं इंडियन हाई कमीशन के बाहर, 20 प्रोटेस्ट किए हैं डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर। और मैं, आप यकीन करें, यहाँ से मैनचेस्टर तक गया हूँ प्रोटेस्ट करने के लिए। मतलब ये जी कि जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, लोग आपको इल्जामात जो हैं वो आप पर जरूर लगते हैं, और खास तौर पे जो नून वाले हैं ना, वो बस जी मुझे किसी न किसी तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फंडेड है। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर अपने मुल्क से मोहब्बत करना, पाक फौज से मोहब्बत करना, आईएसआई से मोहब्बत करने से अगर आपको आईएसआई का एजेंट कहा जाता है, तो मैं इसको ऑन करता हूँ। ये मेरे लिए बहुत प्राउडनेस है कि शुक्र है खुदा का कि मुझे आप लोग रॉक एजेंट नहीं कहते। पाकिस्तान हम्म का 22 करोड़ अवाम जो है पाकिस्तान की आर्मी से मोहब्बत करती है, आईएसआई से मोहब्बत करती है, और वो भी सब के सब जो है ना आईएसआई के एजेंट है। मुझे उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना जो गुड वर्क है वो कंटिन्यू रख रहा हूँ। अभी जो मैंने पिछला प्रोटेस्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ के दफ्तर के बाहर, हम्म वो भी बहुत सक्सेसफुल गया। पिछले साल किया था वो भी सक्सेसफुल गया। अब 23 दिसंबर को हमने एक प्रोटेस्ट की कॉल दी है लंदन होम ऑफिस के बाहर, और हम होम सेक्रेटरी से यही डिमांड कर रहे हैं कि ये शख्स जो पाकिस्तान से झूठी मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करवाकर प्राइम मिनिस्टर साहब से कंपैशनेट ग्राउंड के ऊपर रिलीफ लेकर यूके आया है, और जब से ये बंदा यहाँ आया है, एक दिन भी ये बंदा हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ। और जिस तरह हम्म इन्होंने पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, आईएसआई के खिलाफ जो जहर उगला है, उससे बहुत से हम्म ब्रिटिश पाकिस्तानियों की दिल आजारी हुई है। और हम अपनी तरफ से एज अ पाकिस्तानी होने के नाते हम अपना हक अदा हम्म। कर रहे हैं, और हम अपनी जो स्ट्रगल है वो कंटिन्यू रखेंगे जब तक इस शख्स को वापस पाकिस्तान एक्स्ट्राडाइट नहीं किया जाता। चल साहब, मैं क्योंकि एक वकील भी हूं, तो बिल्कुल अगर बिल्कुल। सारे अगर सारी चीजों को मैं सामने रखूं, तो मुझे ये लगता है, ये मेरी लीगल लीगल ओपिनियन है, मुझे ये लगता है जी कि नवाज शरीफ साहब को यूके से बाहर लेके जाना, पाकिस्तान वापस लेके जाना जो है, वो हुकूमत पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल काम होगा। तो ये मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी अगर कोई डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज की जाए, तो शायद यूके जो है वो नवाज शरीफ साहब को किसी किस्म की, यानी एक्स्ट्राडाइट, शायद डिपोटेशन तो ना हो सके, लेकिन शायद कोई एक्स्ट्राडाइट जो है वो करने पे राजी हो जाए। कानूनी तौर पर तो हमें लगता है कि ये बड़ा मुश्किल जो है वो होगा। तो ऐसा तो नहीं लगता कि ये मुश्किलात जो है वो आपके हौसले को पस्त कर देंगी, और आप अपना नहीं। ये पहले तो ये मुझे बताएं कि ये जो कोई ऐसी सूरत हाल है कि हम नवाज शरीफ और उनके जो साहबजादगान हैं, उनके जो समधी हैं, और वो जो सारा टोला जो यहाँ पे रुका हुआ है, क्या हम उनसे पाकिस्तान के अवाम का लूटा हुआ जो माल है वो वापस ले सकते हैं? एक तो इसके ऊपर वो बात, और ये बताएं कि ये इनको रात को नींद कैसे आई होगी, जिन्होंने गरीब का पैसा लूटा है, जिन्होंने गरीब के पैसे को लूट के जो है वो बरूने ममालिक महल बनाए हैं, उनको उनको नींद कैसे आती होगी, ये मुझे बताएं। और इसको बताएं कि आप जो है वो इस टोले को एक्सपोज करने के लिए कहां तक जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं, आप बात कर रहे थे ना एक्स्ट्राडिशन की कि वो एक्स्ट्राडाइट नहीं हो सकते, मगर आप खुद लॉयर हैं, आप समझते हैं, और मैंने भी एक जगह पढ़ा है कि अगर आपकी कन्विक्शन 4 साल से ज्यादा, अगर आपको कहीं सजा हुई भी हो किसी मुल्क में भी, तो आपको लंदन आने के लिए 10 साल इंतजार करना पड़ता है। और ऑन अराइवल आपको डिस्क्लोजर करना पड़ता है कि जी यू आर अ कन्विक्टेड क्रिमिनल। इनको 7 साल जेल हुई है, और इन्होंने हम्म इसका डिस्क्लोजर नहीं किया। और अगर मैं सही समझ रहा हूँ, इससे इनका जो वीजा है वो इनवैलिडेट हो जाता है। आप बेहतर समझते हैं, आप इमिग्रेशन के लॉयर हैं, मगर मुझे एक साहब ने ये बताया है, पढ़ा है, और मैंने भी ये पढ़ा है कि 4 साल से ज्यादा अगर आपको कन्विक्शन हुई भी हो तो आपको एंट्री नहीं मिलती। और इन्होंने डिस्क्लोजर भी नहीं किया। बेशक ये हम्म। मेडिकल ग्राउंड के ऊपर आए हैं, मगर इन्होंने डिस्क्लोजर नहीं किया। उस पर आप ज्यादा अच्छी तरह रोशनी डाल सकते हैं।
जी, जी, वो बात जो आप कर रहे हैं बिल्कुल इमिग्रेशन रूल्स के अंदर वो मौजूद है कि इवन जो बंदा जब वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करता है तो उसके अंदर बहुत सारे सवालात हैं इसके जिम्मे में अब कि आपको वो डिस्क्लोज करना पड़ता है कि आपके खिलाफ जो है किसी किस्म की कहीं पे भी कोई कन्विक्शन, क्रिमिनल कन्विक्शन तो नहीं है। 4 साल तो बहुत ज्यादा होती है, वहां पे अगर आपको थोड़ी सी भी कन्विक्शन हो, महीनों के जी जी लिहाज से भी जी कन्विक्शन हो, तो उस पे भी आपका वीजा जो है वो होम ऑफिस जो है इस ये इमिग्रेशन रूल्स हैं जिसको हम पैराग्राफ 322 कहते हैं, उसके अंदर वो हम्म, रीजंस लिखी हुई हैं जिसके अंदर जो है वो मैंडेटरी रिफ्यूजल है, यानी मैंडेटरी। अगर आप कन्विक्टेड हैं तो आपका रिफ्यूजल जो है वो मैंडेटरी है। वो जो अच्छा एंटी क्लियरेंस ऑफिसर होगा वो किसी किस्म का और जो मेरिट्स होंगे आपकी एप्लीकेशन के वो नहीं देखेगा। जो ही उसको पता चल गया कि आप कन्विक्टेड हैं तो वो आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज करेगा। ये बात इस हद तक बिल्कुल तो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अब एक बंदा यहाँ आ गया, ठीक है, अब लेट्स जी सपोज जी करें कि वो बंदा जो है उसको होम ऑफिस कहता है हमने तुम्हें वापस भेजना है, ठीक है। अब वो जी आगे जी से प्ली ये लेता है कि देखिए वहां पे मुझे फेयर ट्रायल जो है वो नहीं मिलेगा, मेरे ह्यूमन राइट्स जो है वो होंगे। तो ये जो फिर कोर्ट्स जो होती हैं उनके लिए बड़े मसाइल क्रिएट हो जाते हैं। तो चले ये तो हम समझते हैं कि ये तो अब लंबी फाइट इसके ऊपर होगी। आप भी ये दूसरा मेरा जो सवाल था कि ये इनको इतना लूट मार करने के बाद जो है वो आप इनको नींद कैसे आती है और ये कितनी ढिठाई से झूठ कैसे बोल लेते हैं। देखिए झूठ जो है ना वो इनके ब्लड के अंदर डीएनए है झूठ का। झूठ के बगैर ये लोग सरवाइव नहीं कर सकते, इसलिए कहते हैं ना नकल के लिए अकल चाहिए। इन लोगों के अंदर जी। अकल तो है नहीं है। ये झूठ बोलते हैं पर इनके पास बैकअप नहीं होती है। और हम्म, मैंने इनका पहले भी लंदन में चलना बंद किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्ट्रगल जो है वो हम रहेगी, कंटिन्यूअसली रहेगी। मैं इन लोगों के लिए लंदन इतना अजाब बना दूंगा कि ये लोग लंदन की गलियों में नहीं घूमेंगे। मैंने कहा है इनको नेम और शेम करो। ये पाकिस्तान की दौलतें लूट कर यहाँ लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं। 23 पेंट हाउस है इसके, हुसैन नवाज के। और पाकिस्तान में हम्म, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां रोड पर बच्चों को जन्म दे रही हैं। इन लोगों ने हम्म, पाकिस्तान को तबाह कर दिया। और जब मैं देखता हूँ ना पाकिस्तान की डॉक्यूमेंट्री तो मैं खून के आंसू रोता हूँ। और इन लोगों के अंदर हम्म। ना कोई शर्म है ना कोई हया है। देव गॉट नो मैं शेम एट ऑल। जी जी सॉरी कैरी ऑन। एक साथ मैं आपकी तरफ आता हूँ दोबारा। सादिया, आप जरा ये फिर बताएं जिसके ऊपर हम पहले बात कर रहे थे कि क्या पाकिस्तान के अंदर जिसके ऊपर हाथ डाला जाता है वो शोर मचाता है कि जनाब जमहूरियत जो है वो जो है उसको खतरा है। हम जी। इमरान खान साहब की जो सियासी गलतियों तो उनसे हो सकती है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। ये मैं जाती तौर पर एक पॉलिटिकल कमेंटेटर होने के नाते भी ये समझता हूं कि इमरान खान साहब से कई सियासी गलतियां हुई हैं। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान जो है वो एक ऑनेस्ट आदमी है। और जब आपके जो इंटरेस्ट हैं उनके अंदर, जिसको हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, अगर उनमें टकराव नहीं होता तो आप अपनी पूरी सिंसियरिटी से आप कौम के लिए काम करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जिनके पेट के अंदर जमहूरियत के नाम पे मरोड़ उठते हैं और जिसके ऊपर हाथ डाला जाए वो जनाब खड़ा हो जाता है। जैसे आप देखें कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं, उनके बारे में उनसे पूछ की गई है तो अब हर रोज वो जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और कहते हैं हम सेनेट को इस्तेमाल करेंगे। तो ये हम अपने पर्सनल चीजों को इदारों के साथ कैसे लेके चला जाते हैं? तो क्या यही जमहूरियत होती है? बताइए जरा मिस सादिया इसके ऊपर। जी, मेरा ये ख़्याल है कि ये जिस जमहूरियत की ये बात करते हैं, वो इनके नज़दीक यही है कि जितना मर्ज़ी आप लूट-माल कर लें यहाँ से, जितना आप पाकिस्तान को लूट सकते हैं दोनों हाथों से, चारों हाथों से बल्कि पाँव के साथ भी, इन्होंने बहुत ब्रूटली पाकिस्तान को लूटा है। और अपने सर्वाइवल के लिए इन्होंने लोगों को ये चीज़ बताते हैं कि देखें जी, चूँकि हम आपको भी थोड़ी बहुत इधर से कंसेशन दे देते हैं लोगों को भी, और खास तौर पे जो इनकी जमात के लोग हैं उनको थोड़ा बहुत नवाज भी देते हैं। जैसे आपने देखा है जलसों में उन्हें एक दिन के लिए बिरयानी भी मिल जाती है जलसे में आने के लिए। तो बाद ये बच्चे लोग वहां पे इतना वो पसमानदगी का शिकार हैं, शऊर उनमें है नहीं, तालीम होने के बावजूद उनको अपने हकूक के बारे में कुछ मालूम नहीं है कि हमारे क्या राइट्स हैं, हम क्या कर सकते हैं।
तो वो जिस तरह इन्होंने उनको लोगों को यूज करके और अपने माल को और अपने ये सारा जो इन्होंने लूट मार की है उसको बचाने के लिए ये जमहूरियत के पीछे छुपते हैं जाके। लोगों को ये बात कन्वे की हुई है कि जमहूरियत है जो आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर आप किसी से पूछ के देखें, किसी भी इंसान से, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो जमहूरियत की प्रॉपर डेफिनेशन भी कर सकेगा कि जमहूरियत होती क्या है। इन्होंने अपने आप को छुपाने के लिए उस जमहूरियत के पीछे ये लोगों को ये गेम खेलते हैं कि जी डिक्टेटरशिप बहुत बुरी है, वो आर्मी आ गई तो ये हो जाएगा, और हम जमहूरी लोग हैं, हम ये करते हैं। तो अब जो जितना बड़ा चोर है, जितना बड़ा डाकू है, वो सबसे ज्यादा शोर कर रहा है, और जो उसके पीछे है, जाहिर है एमएनए एमपी भी। लकली मैं भी मुशर्रफ में काउंसलर रही हूँ, तो थोड़ा सा सियासत में मेरा भी इंटरेस्ट है। तो अच्छा। मैंने देखा है कि किस तरीके से इवन यूनियन लेवल तक, यूनियन काउंसिल लेवल तक आप यकीन मानिए कि लूटते हैं, दिल खून के आंसू होता है लोगों तक। इवन यूनियन काउंसिल लेवल तक लोगों तक वो सहूलतें नहीं पहुंचाई जा सकती जो ये बात करें कि हमने लोगों को ये दिया है वो दिया है। अब इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अब इमरान खान आया है, और पाकिस्तान की ये खुशकिस्मती है कि 72 साल के बाद उसको एक ऐसा ऑनेस्ट बंदा मिला है, और जो अपनी प्योर अपनी स्ट्रगल के साथ, इवन 22 साल उसको ये स्ट्रगल करनी पड़ी है आज इस मकाम पर आने के लिए। और मैं ये सोचती हूँ कि वो एस्टेब्लिशमेंट, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को आप छोड़ें, जो मुल्की नेशनल हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, क्या उनको उस वक्त नजर नहीं आ रहा था ये लोग क्या कर रहे हैं? इन्होंने एक ऐसे इंसान की जिंदगी, जिसकी जिंदगी से हम फायदा उठा सकते थे, पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन हो सकता था, उसको 22 साल तक इंतजार करवाया। वो अपने लिए तो नहीं लड़ रहा था, वो अपने लिए तो जगह जगह उसको जलील किया गया, वो अपने लिए तो नहीं कर रहा था। ना उसके बेटे जहाँ बैठे हैं, ना उसकी कोई फैमिली है, ना उसका कोई रिश्तेदार है, ना उसका कोई भतीजा भांजा उसकी पार्टी में है, और ना कोई ये उम्मीद लगा के बैठा है कि कल इमरान खान जाएगा तो मैं खड़ा हूँ पर्ची के जरिए, या मैं उसका रिश्तेदार होने के नाते मैं इस जमात की बागडोर संभालूंगा। ये मेरे नजदीक ये जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने ये गलती की है कि 22 साल एक ऐसे ऑनेस्ट बंदे को इग्नोर किया है। हाँ, अगर हम उसको उस वक्त चांस देते, इवन 2000 में मुशर्रफ साहब को चाहिए था कि इनको चांस देते, और मतलब जमहूरियत के लिए कोई अगर ये जीत जाते, तो आज पाकिस्तान कहीं और खड़ा होता। अब ये है कि अभी तक तो 2-2.5 सालों में आप ये खुद देख सकते हैं कि अभी तो उन्होंने वो जिस चीज को हाथ डालते हैं वो देखते हैं कि ये तो रोटन हुई पड़ी है, इतनी वो गली सड़ी पड़ी है कि उसको सही करने के लिए भी उनको कम से कम 5 साल का टाइम चाहिए। वो जहां देखते हैं, जिस चीज को हाथ लगाते हैं, जिस डिपार्टमेंट को हाथ लगाते हैं, जिस महकमे को देखते हैं, वहां इन लोगों ने इतने बुरे तरीके से उन लोगों को वहां अपने लोग बैठाए हुए हैं। जिस तरह आपने देखा चेन प्रोसेस और सारी उस चीजों से इन्होंने अपने लोग वहां पे बैठा बैठा के इन्होंने करप्शन की, इतना गंदा किया हुआ है सारे डिपार्टमेंट्स को। उनको क्लीन करना, उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन पे लाना, ये तो 5 साल तो अभी इस पे काम होगा। इमरान खान से अब हम क्या तवक्को कर सकते हैं कि वो एक दिन पलक झपक के वो जो है पाकिस्तान को वो तरक्की की राह पे गामजन कर दे। अब ये आप इनकी चीखों पुकार अब ये इस चीज की बता रही है कि जो भी कह रहे हैं कि ये इमरान खान सिलेक्टेड है, भाई जब तुम लोग आते थे सिलेक्टेड तो तुम लोग होते थे, और तुम लोग गुलाम सहाब है, और नवाज शरीफ को 2 दफा करप्शन की बुनियाद पे निकाला गया है। ये पाकिस्तान के लोग इससे ज्यादा कसूरवार हैं इन लोगों से, जिन्होंने अगेन बेशक आपका वोट कंसीडर होता है नहीं होता, आप लोगों ने कहाँ आवाज उठाई है कि भाई इसको आपने करप्शन से निकाला है, इसको दोबारा मत लाइए, हम इसको वोट नहीं देंगे। अगर वो लोग कुछ ना कुछ तो वोट देते थे ना लोग, जो जिस वजह से ये आते थे और इन्होंने अपनी बारियां बनाई हुई थी। अब उस सर्कल को तोड़ा है, तो अब आप इनकी चीखों पुकार देखें आसमान तक पहुंची हुई है। अच्छा और वो सादिया, मरियम अच्छा साहिबा, और मरियम साहिबा, सादिया सॉरी मैं कंप्लीट कर लूं, मरियम जी साहिबा जो कल तक जी जिसने ये कहा था कि जी मेरी पाकिस्तान तो क्या, लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, और भाई साहब ये जो गोंगलू हैं, इन्होंने ये कहा कि जी अल्हम्दुलिल्लाह ये जो एवन फील्ड के हैं ये हमारे अपार्टमेंट्स हैं। अब हम भी यहाँ यूके में रहते हैं, मेहनत जी मजदूरी करके अपना करते हैं, ये लोग कहाँ से आए हैं? ये दो, मैं इमरान खान ने सही कहा कि इन लोगों ने 1 घंटा काम करके हलाल की रोजी कमा के नहीं खाया जी। इनको मैं आज ही बात कर रही थी कि मरियम नवाज को सिर्फ एक दिन के लिए कह देना कि किसी प्राइमरी टीचर बन के स्कूल में पढ़ा के देखे, उसको लग समझ जाएगी कि हलाल की रोजी क्या होती है और हराम की रोजी क्या होती है। वो बहुत झूठ अच्छी नहीं बात सादिया छुपाने के है। लिए मैं झूठ पे झूठ बोले हाँ जा रहे हैं। एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, उनको पिछले सादिया झूठ इसका याद नहीं रहते। अब मरियम अच्छा साहिबा को बाकी सारी बातें याद हैं, उसको जी नहीं जी याद, तो ये चीज नहीं याद कि रसीदें कहाँ हैं।
कि ये हमने बनाए कैसे हैं, ये चीज नहीं उसको याद। बाकी वो सारी बातें कर रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है आके, इमरान खान ये हो जाएगा, हम ये कर देंगे, वो सिलेक्टेड है। भाई तुम्हें बाकी सारी इंफॉर्मेशन है, काइंडली ये तो बता देना आप कि आपके आपने ये कैसे बनाए हैं ये सारी चीजें। वो दादा जान ने बनाए थे, ये मेरे बेटे नहीं है। वो जैसे इसहाक डार आपने खुद देखा है, जब ये जी। बात हुई थी ये हार्ट टॉक में, तो वो कहता है कि जी हम्म। मेरे बेटे जो है 17 साल से बिजनेस कर रहे हैं। भाई मैं भी किसी की बेटी हूँ, मेरे बाप के पास तो इतना पैसा नहीं था कि वो मुझे यहाँ पे एस्टेब्लिश बिजनेस करके देता। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको उसके लिए सरमाया चाहिए, वो कहाँ से आया है? जी, जी। अच्छा, इस वो जो साजिया आपकी तरफ आता हूँ, ज़रा चौधरी साहब की तरफ ज़रा ले लें। चौधरी साहब, आप मुझे, क्योंकि आपकी स्ट्रगल इतनी ज़्यादा है और उसमें फिर कंट्रोवर्सी भी बहुत हो जाती है, तो कुछ लोग तो आपके ऊपर फिर कहते हैं कि जी आप फ़ौज के फंडेड बंदे हैं, फिर कुछ आपको तहरीक-ए-इंसाफ का बंदा जो है वो कंसिडर करते हैं। कुछ जो आपको वैसे कहते हैं जी कि आप जो हैं वो अननेसेसरी जो है यूके के अंदर जो कम्युनिटी है उसको आप डिवाइड कर रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लंदन में है ना, जी। वो तो मुझसे ऐसा भागती है जैसे शेर से बकरी भागती है। ना वो अच्छा। मुझको स्टैंड कर सकते हैं, ना मैं उनको स्टैंड कर सकता हूँ। ठीक है। ठीक। आप यकीन करें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकेला ही ये जंग लड़ रहा हूँ। बहुत। अकेला ही जंग लड़ रहा हूँ मैं। और मैं इमरान खान का सपोर्टर हूँ, मैं पीटीआई का बिल्कुल सपोर्टर नहीं हूँ। इमरान खान एक अच्छा और सच्चा लीडर है, और मैं समझता हूँ कि ये शख्स जो है ये पाकिस्तान को इंशाल्लाह चेंज करेगा। और दूसरी इंशाल्लाह। बात जो आपने फंडिंग की है, मैंने जी। 3 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने पाकिस्तान हाई कमीशन से रिक्वेस्ट की थी कि खुदा के लिए आप लोगों को चाहिए कि आप हम लोगों को फंडिंग करें। वो इसलिए अच्छा। करें क्योंकि इंडिया ने 1 मिलियन पाउंड से ज्यादा दिया है वर्ल्ड ब्लोच ऑर्गेनाइजेशन को। और हम्म। वर्ल्ड ब्लोच ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे यूके में फ्री बलोचिस्तान की कैंपेन चलाई है। और हम्म। पाकिस्तान हाई कमीशन जो लंदन में है, ये अपना बुखार भी किसी को नहीं देता। हम्म। मेरा 15 अगस्त को जो प्रोटेस्ट था लंदन में इंडियन हाई कमीशन के बाहर, वो लंदन की हम्म। हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था, जहां 25,000 लोग आए थे। आपको पता है ना वो। जी, जी, और जी, आप जी। यकीन करें, मैंने यहाँ लंदन में लोकल बिजनेसमैनों के पास गया हूँ, और उन्होंने मुझे कोच स्पॉन्सर किए हैं। मगर हम्म। पाकिस्तान हाई कमीशन ने एक पेनी हम लोगों को नहीं दी, ना ही ये देते हैं। और आपके चैनल से मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा के लिए हमारी फंडिंग शुरू करो, हमें फंडिंग दो, ताकि हम कश्मीर कैंपेन को आगे लेके चलें। हमें तो वैसे ही बदनामी मिल गई और मिला कुछ भी नहीं है। चौधरी साहब वो क्या कहते हैं, मोमिन है तो बेतेग ही भी लड़ता है सिपाही, तो वो आप मोमिन बंदे हैं और वो बेतेग ही आप जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि ये मुख्तसिर दुरानिये का प्रोग्राम होता है। मैं चाहता हूं कि आप पहली जी। दफा आज आए हैं, तो इस प्रोग्राम के हवाले से आप आखिरी जो है वो पैगाम क्या देना चाहते हैं, खासतौर पर जो हमारा पाकिस्तानी डायस्पोरा यहाँ पे यूके के अंदर मौजूद है उसको आप मैसेज क्या देना चाहते हैं, फिर हम आखिरी मैसेज लेंगे मिस सादिया से और फिर प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। मैं कहूंगा कि जी, पाकिस्तान इज फर्स्ट। पाकिस्तान के हम्म। लिए खड़े हो, ना पीटीआई के लिए खड़े हो, ना पीपल्स पार्टी के लिए, ना पीएमएलएन के लिए। जहां पाकिस्तान का मुफाद हो वहां कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल ना करो। अपने हक और सच के लिए निकलो। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो पाकिस्तान से दौलत लूट कर आया है, उसके खिलाफ जो मैं जदोजहद कर रहा हूँ, मेरी हेल्प करें और मेरी मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सादिया, आपने आज बहुत अच्छी बातें की और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे देखने वाले जो हैं उन तक ये जेडएमसी पॉलिटिकल अपडेट का मकसद ये है कि फैक्ट्स जो हैं वो देखने वालों तक पहुंचे। हम हर बंदे का एक अपना रोल है। हमारा रोल जो है कि हम आवाम को एजुकेट करें, वो फैक्ट्स उन तक पहुंचाएं। तो अब आप अपना पैगाम क्या देना चाहती हैं प्रोग्राम के आखिर में? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो सारा डाकू माफिया है जो अब एक कानून की गिरफ्त में आ चुका है और आने जा रहा है, तो इनके साथ तो कानून के मुताबिक पूरा पूरा जो है वो इंसाफ होना चाहिए। और जो भी इन्होंने यहाँ मुल्क की दौलत लूटी है, वो सारी दौलत जो है वो पाकिस्तान को वापस होनी चाहिए। ये स्पेशली जो यूरोप है, अमेरिका, जहाँ जहाँ भी हैं,
इनको जो है वो पाकिस्तान की दौलत पाकिस्तान को वापस करनी चाहिए। और नवाज शरीफ को जो है वो, और सहाक डार साहब को भी इनको जो है अर्जेंट बेसिस पे इनको एक्स्ट्राडाइट करना चाहिए पाकिस्तान में। और बाकी बात ये है कि अब इमरान खान जिस तरह से वो सारे कह रहे हैं ये डाकू मिलके कि ये सिलेक्टेड है, ये रिजेक्टेड है, व्हाट एवर इट इज, हम इसके साथ बात नहीं करना चाहते, हम पीडीएम बना के देखें। वो उनकी बात बिल्कुल ठीक साबित हुई जो उन्होंने आने से पहले कहा था, जब मैं इन पे हाथ डालूंगा सारे इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये सारा चोरों का जो ये है पीडीएम बनी हुई, इवन फजलुर रहमान साहब, उसका आप हाल देखें कि उनका क्या है। तो इन सब को जो है जितना भी ये शोर मचा रहे हैं इसका कोई उस पर असर नहीं होगा, ये अपने लिए ही मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। और लोग जो हैं जैसे कोरोना को भी बढ़ाने का ये बाइस बन रहे हैं। बाकी ये है कि मैं आखिर में यही कहूंगी कि इमरान खान पाकिस्तान को सही समझ की तरफ लेके जा रहा है, और इंशाल्लाह दिन आएगा जब जो है पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा होगा और हम दुनिया की नजरों में भी इज्जत की नजरों से देखे जाएंगे, ना कि चोरों की नजरों से। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं प्रोग्राम के आखिर में अगेन चॉइस तारक साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मिस सादिया अशरफ जो है उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने थैंक वक्त यू। निकाला और हमारे जो देखने वाले हैं, हमारे जो सुनने वाले हैं, उन तक वो फैक्ट्स जो हैं वो रखे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी और माशी इस्तेहकाम है और उसके जो जिम्मेदारान हैं वो कौन है। तो वो उन्होंने क्लियरली जो है वो ये बात बताई है। मैं प्रोग्राम के आखिर में सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देखें कि जमहूरियत है, जिस तरह से मैंने कहा कि वो है अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए। अब हमारी ये जिम्मेदारी है, अवाम कौन है, वो हम हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम लोगों को अपना नाम इस्तेमाल ना करने दें। इमरान वेरी गुड। खान के घर पे डाका नहीं डला, डाका डला है मेरे और आपके बच्चों के नवाले के ऊपर। और ये कैसे हम लोग हैं कि हमारे घर में चोरी हो जाए तो हम उसके ऊपर आवाज नहीं उठाते, हम उसके लिए कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराते, हम उसके लिए चीखो पुकार नहीं करते। तो मैं ये कहता हूं, जिस तरह से तारक भाई ने कहा कि हमारा मोटो ये होना चाहिए पाकिस्तान फर्स्ट, ना तो हमारा कोई सियासी एजेंडा होना चाहिए, हमारा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान होना चाहिए। यकीन जानिएगा कि पाकिस्तान है तो हमारी इज्जतें हैं, हमारी रिफतें हैं, हमारी बुलंदियां हैं। पाकिस्तान तरक्की करेगा तो हम तरक्की करेंगे। पाकिस्तान के ऊपर खुदा न खास्ता, लेकिन याद रखिएगा कि पाकिस्तान जो है वो रहती दुनिया तक कायम रहने के लिए आया है। लेकिन इन लोगों ने, जिन्होंने इसका खून चूसा है, जिन्होंने इस पाकिस्तान के वजूद को लहू लहू किया है, जिन्होंने पाकिस्तान के लहू को नोचा, पाकिस्तान के जिस्म को नोचा है, हम उनसे ये अब हाथ बांध के दरखास्त करते हैं कि बस, अब बस कर दे। अब मेरे और मेरे बच्चों के नाम पर अपने बच्चों के महल्लात तमीर ना करें। उम्मीद करता हूं कि आइंदा संडे को इसी वक्त 12 बजे जीएमसी पॉलिटिकल अपडेट के नए वर्जन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर खिदमत होऊंगा। उस वक्त तक अपना, अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा और अपने मेजबान जाहिद चौधरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।